प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा जो प्रोजेक्ट रेल स्टार्ट किया गया था और जिसके कारण पूरे झारखंड के स्कूलों में प्रोजेक्ट रेल के तहत वीकली टेस्ट और उसके बाद मंथली टेस्ट लिया जाने लगा। वही कोडरमा जिला द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने इकोनॉमिक सेट 1 कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री सेट 1 हो गया है और भूगोल सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। टोटल प्रत्येक विषय के 3 मॉडल सेट तैयार किए गए थे, जिसमें से आज हम लोग इकोनॉमिक्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सेट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। फाइनल परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसका स्टार्टिंग है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो होती है क्या, कैसे, किसके लिए। क्या उत्पादन किया जाए, आवंटन क्या होगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, संसाधनों का सर्वोत्तम वितरण कैसे होगा, रोजगार कैसे होगा। तो ये सारी समस्याएं होती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो समस्या दिया गया है उस वहाँ पर आपका घ आंसर हो जाएगा किसके लिए उत्पादन हो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। मतलब जिसमें इसमें जो दिया हुआ है उसमें है सो मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पूछा जा रहा है। तो कीमत जो है वो मांग को प्रभावित करती है, काहे कि कीमत को देखकर ही आदमी सामान खरीदता है। फिर संबंधित वस्तु की कीमत को भी देखता है आदमी, उपभोक्ता की आय को भी देखा जाता है। साधनों की कीमतें, ये साधनों की कीमतें जो उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता के लिए नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर घ हो जाएगा, साधनों की कीमतें। तीसरा है, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो है बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो ये बाजार शक्तियों द्वारा जो है वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्या, कैसे, किसके लिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मानी जाती है। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। तो दाहिनी ओर जब भी कोई वक्र विवर्तित होगा, जैसे ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र जो ऊपर से नीचे दाहिनी और बाएं की ओर गिरती है, अब कह रहा है दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दाहिनी ओर जाने मतलब इधर शिफ्ट हो जाना। तो इधर जब शिफ्ट हो रहा है तो देख रहे ये भी बढ़ जा रहा है और ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये होता है तकनीकी विकास के कारण उत्पादन। जैसे हल बैल से खेती कर रहे, अचानक हम ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो उससे क्या होगा, पैदावार बढ़ता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी विकास। आगे है क्वेश्चन, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। उपभोग पर जब आ जाएगा तो सीमांत उपयोगिता होगा। तो सीमांत उपयोगिता फॉर्मूला होता है MU बराबर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो ये फॉर्मूला को भी याद कर लेना है। इसका मतलब है एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ये है आपका कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। और यहाँ ये जो अधिकतम हो रहा है, मतलब इस बिंदु पर अधिकतम हो रहा है, तो यहाँ से इसे सीमांत उपयोगिता का, इसको काटते हुए नीचे आ जाएगा सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ अक्ष पर सीमांत उपयोगिता काट रहा है, इसका मतलब यहाँ ये शून्य हो जा रहा है, तभी कुल उपयोगिता अधिकतम हो रहा था। आपका करेक्ट आंसर शून्य हो जाएगा। सातवां है, उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उदासीन वक्र जो होता है वो उपभोक्ता के व्यवहार को बताता है। तो उदासीन वक्र जो है वो कुछ इस तरह का होता है, इसको इंडिफरेंस कर्व इंग्लिश में कहते हैं। तो यह क्या होता है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिर रही, मतलब ऋणात्मक ढाल वाली है। फिर मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उठा हुआ होता है, उत्तल होता है, तो ये भी सही है। उदासीन वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि मान ली ए बिंदु पर है, ए से यदि वो बी बिंदु पर आ रहा है तो जितनी संतुष्टि उसकी घट रही है ए से बी पर आने में, उतना ही उसका जो है ए से बी पर आएगा, उतना ही संतुष्टि उसका कवर हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर होगा दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये गलत है। उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये घ है वो असत्य हो जाएगा।
8वां है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। तो पूरक वस्तु मतलब होता है एक के बिना जो दूसरा का काम ना चले। तो कार में यदि पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार तो चलेगा नहीं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है। तो उत्पादन, उसको हम लोग कहेंगे उत्पादन फलन। और उत्पादन फलन जो है वो दो तरह के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है वो है आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है, और पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। अगला क्वेश्चन वही है, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से। तो पैमाने का प्रतिफल अभी जस्ट बताइए दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है, इसलिए दीर्घकाल हो जाएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हमारे अर्थशास्त्र के जनक जो पिता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने ही ये किताब को लिखा है। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। तो आपका ख आंसर हो जाएगा। फिर है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो कीमत लोच आप लोग पढ़े होंगे, तो मांग की लोच ये है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये जो है लोच वाला वक्र वो एक्स अक्ष के समानांतर, तो इसमें ई जो है वो इन्फिनिटिव होता है, मतलब अनंत होता है। इसका मतलब है कि यदि मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि हो तो मांग घटकर शून्य हो जाएगा, और थोड़ी सी कमी हो तो मांग में अनंत वृद्धि हो जाएगी। इसको हम लोग इन्फिनिटिव मानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो ये फॉर्मूला पर आधारित है, जो फॉर्मूला करेक्ट आंसर इसका फॉर्मूला AC बराबर AFC प्लस ABC। अगला, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं। आपका ग हो जाएगा, क और ख दोनों। AR प्रदर्शित किया जाता है, ये फॉर्मूला है TR/Q AR हो जाएगा। फिर है, किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR के बीच संबंध पाया जाता है। तो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ग्राफ में इस तरह रहेगा, यही AR है, यही MR है, यही प्राइस है, यही डिमांड है, सब यही रेखा है। तो इसलिए सब आपस में क्या होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होता है। आगे है, समरूप उत्पादन किस बाजार की विशेषता है। तो समरूप वस्तु केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है। तो विभेदीकृत जो है वो एकाधिकार बाजार की विशेषता है। मतलब एकाधिकार बेचने वाला एक ही है तो वो मूल्य विभेद कर सकता है। जैसे हजारीबाग में टमाटर 20 रुपये बेचेंगे और वही रामगढ़ में जाकर 50 रुपये में बेचेंगे, तो वो जगह के आधार पर मूल्य विभेद कर सकता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो परिवर्तनशील अनुपात नियम को हम लोग देख लेते हैं इस ग्राफ में। ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम का चित्र है। यहाँ पर इसको 3 भाग में बांटा जाता है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, 3 स्टेज। तो यहाँ पर ये जो भाग है दूसरा भाग, यहीं पर जो है विवेकशील उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का उपयोग हो रहा है, इसीलिए वो दूसरी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा, इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। आगे है, GDP और NDP में क्या संबंध है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो सभी के निर्माण में गेहूं जो है वो मध्यवर्ती वस्तु है, और ये सभी क्या है, अंतिम वस्तु है। और जब राष्ट्रीय आय का जब गणना होता है तो अंतिम वस्तु के बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य नहीं जुड़ता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इस हिसाब से मध्यवर्ती वस्तु जो होता है वो आपका चपाती, बिस्कुट और ब्रेड किसका मध्यवर्ती है, मतलब अंतिम वस्तु है, तो गेहूं का। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है। राष्ट्रीय आय मतलब पूरा देश का आय का गणना पड़ेगा, व्यापक अध्ययन करना है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का से समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। आगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक जो है वो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, मतलब अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है,
लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो J.M. केन्स हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है केन्स हो जाएगा। उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक किताब जो है वो 1936 ईस्वी में लिखे थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये सभी विधि से होती है, घ हो जाएगा इनमें सभी। निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार करना ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, ये काम है व्यावसायिक बैंक का। आपके आसपास जितना भी बैंक नजर आता है सभी व्यावसायिक बैंक है और व्यावसायिक बैंक ही जनता से जमा स्वीकार करते हैं। भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है या भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? सबसे तरल मुद्रा मतलब इधर से उधर जो बहते रहता है मुद्रा, वो है आपका M1। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। MPC हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और MPS हो गया सीमांत बचत प्रवृत्ति। दोनों जो है वो दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC। अब यहाँ पर MPC का मान हम लोग बैठा देंगे 0.2। अब इसको घटाएंगे, 1 में 0.2 घटा देंगे तो 0.8 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 लग जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। फिर इसको इसमें भागा दीजिए तो 1.25 आ जाएगा। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा। पेंशन एवं रोजगार भत्ते क्या है? हस्तांतरण आय है। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो एक ही होता है, हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। निम्न में कौन मुद्रा के कार्य है? तो मुद्रा का काम है विनिमय का माध्यम होता है और मूल्य का मापक दोनों होता है। ग हो जाएगा, क और ख दोनों। भारत में 1 रुपये का नोट जो है वो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उपहार कर। गुणक किसके बराबर होता है? तो विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को ही गुणक कहते हैं। तो गुणक को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Y बट्टा डेल्टा I के बराबर। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग बोलेंगे विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग गुणक कहते हैं। फिर है 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोटों को कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत का केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक आप लोग नोट में देखे होंगे लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य है? तो जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना, ये दोनों काम है। तो क और ख दोनों हो जाएगा ग आंसर। और भारतीय स्टेट बैंक जो है वो व्यावसायिक बैंक है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखिए। तो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक पर पूर्ण रूप से उस देश के सरकार का स्वामित्व होता है, मतलब कहने मतलब है सरकार ही लेन देन करता है। एवं केंद्रीय बैंक सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक निजी स्वामित्व वाला प्राइवेट बैंक या सरकार की हिस्सेदारी वाला बैंक होता है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनाइटेड बैंक इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है, कर की परिभाषा दीजिए। तो एनातुल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ से इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में क्या अंतर है? तो सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है देश के समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। GDP एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होता है, जबकि GNP जो है मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के समान निवासियों के साथ होता है। फॉर्मूला दोनों का आप लोग देख लीजिए, GDP बराबर होता है GNP माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय।
मतलब उसमें विदेश से जो आय आ रहा है उसको घटा देना है। और जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। तो जीडीपी जो है एक संकुचित धारणा है जो केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि जीएनपी एक व्यापक धारणा है जिसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होती है। चौथा है साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो साख सृजन जो है वो व्यावसायिक बैंक द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक बैंक बोलिए, व्यापारिक बैंक बोलिए, दोनों एक ही है। अगला है अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। मतलब जिस पर टैक्स लगाया वो टैक्स का भुगतान ना करके दूसरा पर टाल देगा, तो वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा। अप्रत्यक्ष कर, जैसे अगर हम लोग बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। इसका मतलब जो उस सामान को खरीदेगा, जो उपभोक्ता, उस पर टैक्स उसको मतलब दे के खरीदेगा, तो वो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। फिर है एकाधिकार का अर्थ बताइए। तो अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का अर्थ है एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ होता है विक्रेता। इतना ही लिखिएगा, हो जाएगा, इधर नहीं लिखने का जरूरत है। सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। जैसे एक परिवार अपना साल भर का या महीना भर का जो हिसाब किताब रखता है कि कितना हम कमाए, कितना खर्च हुआ, तो उसी तरह देश भी, सरकार भी अपना साल भर का हिसाब किताब बना के रखता है, आय, प्राप्ति का और खर्च का, व्यय का। तो उसी को हम लोग सरकारी बजट कहते हैं। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कोडरमा द्वारा जारी मॉडल सेट इकोनॉमिक सेट 2 का। सेट 1 का मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। साथ ही आगे के जो प्रश्न हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट है जो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी होगा उस पर मैं डालता रहता हूँ, वहाँ से जाकर आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।